नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट। आपको ये चेक करना है कि आपके कितने नंबर बनते हैं, हिंदी क्या सही चल रही है या बस ऐसे ही है। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगे तो उसमें पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब बनाए गए हैं। जितने भी टॉपिक होते हैं हिंदी में सभी से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो शुरू कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है पहला, अपर और अपार का क्या अर्थ होता है। अर्थात ये जो क्वेश्चन हमारा शब्द युग्म से है, इन्हें जोड़ना है। अपार, एक चीज तो क्लियर है कि अपार का अर्थ अत्यधिक 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 और अत्यधिक है। तो ये तो अपना चारों में सेम है, लेकिन इसका बताना आपका अपर का अर्थ क्या होता है। अपर का अर्थ होता है बड़ा, अलग या भिन्न या दूसरा। अलग, भिन्न, बड़ा, उसे क्या बोलते हैं, अपर। और अपार अत्यधिक या भरमा। तो इसका जो आंसर बना तो दूसरा, या मतलब ए इसका आंसर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सभी टॉपिक से उठाए गए हैं। आप एक बार अपने नंबर चेक करना, कितने नंबर बनते हैं, उसके बाद पता चलेगा किस तरह से हिंदी चल रही है। क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, कैसा शब्द बताना है, शुद्ध शब्द बताना है। अर्थात 3 अशुद्ध होंगे और 1 शुद्ध होगा। पहला क्या लिखा है, पूजनीय। तो इस तरह से पूजनीय शुद्ध लिखा जाता है। ये याद रखना कि सारी मात्राएं बड़ी होती हैं और सारे शब्द भी बड़े होते हैं, ना कोई मात्रा छोटी ना कोई शब्द आधा। उसके बाद नेक्स्ट उज्ज्वल। उज्ज्वल, दोनों जो जय होते हैं आपके आधे होते हैं, ये शुद्ध रूप है उज्ज्वल का। परिपार्श्विक। उसके बाद ज्योत्सना, ये आपका ज्योत्सना लिखा हुआ शुद्ध रूप है। तो पूजनीय का शुद्ध रूप, उज्ज्वल का शुद्ध रूप और ज्योत्सना का शुद्ध रूप। पूछा क्या था, इन ऑप्शनों में से शुद्ध क्या था, तो परिपार्श्विक इसमें से शुद्ध था। वर्तनी से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वर्तनी से, तो ये आप याद रखना और वर्तनी अपना करते रहना। संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन है। ज्ञ जो आपका ज्ञ ज्ञानी होता है, इसका मतलब ये जो बढ़ है किसके सहयोग से बना है। क्वेश्चन हमारा किससे है, संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है आपकी, 4। कौन कौन से, टकसाल अच्छा होता है, उसके बाद त्रय, श्रय और ज्ञ ज्ञानी वाला ज्ञ। क्लियर है, तो ये याद रखना संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब इनका बड़ विच्छेद करते हैं जो दिया गया है। ये किस में टूटेगा, कै, हलंत और श। क्लियर है, तय, तय प्लस रह। हलंत तो पहले वाले पर आना ही होता है। उसके बाद से, बड़ा वाला से और रह। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है क्वेश्चन है, जय प्लस अंगा। ये इस तरह से टूटा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा संयुक्त व्यंजन का, ये जो टूटा हुआ है जय। और एक चीज और याद रखना, हर एक पहले शब्द पे क्या है, हलंत लगाना अनिवार्य है। अगर हलंत नहीं लगेगा तो आप ये लगा दोगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सेम वो पैटर्न है जो आपका एग्जाम में आया है, सेम वही क्वेश्चन उठाए गए हैं। अब इससे अलग जो आपको संयुक्त व्यंजन में याद रखना है कि देखिए, संयुक्त व्यंजन से जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन शामिल किए जाते हैं, तो बताना। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसमें कौन कौन से व्यंजन मिलाए जाते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और संघर्षी। तो इन 3 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं आपके क्या, संयुक्त व्यंजन। इससे अलग की जो बात आपको याद रखनी है, देखिए कक्षा वाले जो 6 बनाया हमने, ये बना आपका कै किस में आता है, स्पर्श व्यंजन में, और जबकि श किस में आता है आपका, ऊष्म संघर्षी व्यंजन में। तो ये जो आपका है, इसमें स्पर्श व्यंजन और संघर्षी व्यंजन का प्रयोग हुआ। अर्थात ये जो हमने 6 बनाया है, इसमें अंतस्थ व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है। जो बात बता रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। जो हमारा त्रय है, इसमें तय आता है हमारा, तय क्या, स्पर्श व्यंजन, और रह क्या हमारा, अंतस्थ व्यंजन। तो तय स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन से बना है, इसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है। संयुक्त नहीं, इसमें किसका, ऊष्म संघर्षी का प्रयोग नहीं किया गया। उसके बाद श्रम वाला श्रय जो है, इसमें क्या है आपका, ये देखिए, ये हमारा श है, ये क्या था हमारा, ऊष्म संघर्षी, और ये हमारा र है, और र क्या है हमारा, अंतस्थ व्यंजन। क्लियर है। अर्थात
ये जो है आपका, इसमें स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों में ऐसा संयुक्त व्यंजन कौन सा है जिसमें स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो बताना आपका श्रम वाला से, क्योंकि इसमें एक जो बड़ा वाला से आता है आपका वो आपका उष्म संघर्षीय और दूसरा क्या आपका अंतस्थ व्यंजन है जो ये रेले में पढ़ते हैं। उसके बाद जो अभी जो दिया गया है ये आपका जय प्लस अंगा में दिया गया है, ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपके स्पर्श व्यंजन है। तो जो पूरी तरह से स्पर्श व्यंजन से बना है वो क्या है आपका ये जो पूछा गया है, और जिसमें स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं किया वो ये दोनों है। इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ जो बताया गया है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में कभी कोई क्वेश्चन मिलता है तो परेशान मत होना, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं और ये आते हैं। एक चीज़ और याद रखना यहीं पर, अगर इस तरह से पूछा जाए, देखिए ये जो दिया गया है ये बिल्कुल शुद्ध रूप है, अगर इसमें इस तरह से और कर देते हैं ये, और ये आपका जो हम मान लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें इस तरह से दे देते जय प्लस अंगा, ये हलंत और ए, तो फिर ये आंसर ना होकर फिर ये आंसर होगा। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बस जल्दबाजी नहीं करनी। जितने क्वेश्चन हिंदी के आएंगे सभी कंप्लीट होंगे, आप जुड़े रहो पूरे तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, क्रियामूल किसे कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बार आपने देखा होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रियामूल किसे कहते हैं, तो याद रखना क्रिया से क्वेश्चन है। क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। क्रिया कितने प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक, अर्थात बिना कर्म के और कर्म के साथ। अगर ये पूछा जाए सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है तो बताना दो प्रकार की। दो प्रकार कौन कौन से, तो कहना एक कर्म और दो कर्म, अर्थात एक कर्म और द्वि कर्म क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया। दो प्रकार की होती है क्रिया, ये भी दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। इसमें क्वेश्चन क्या था, क्रियामूल किसे कहते हैं, अर्थात क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। धातु में ही प्रत्यय लग जाने से क्रिया बनती है। जैसे देखो ये जा धातु है, इसमें आपने ना लगा दिया तो पूरा बनेगा जाना, और ये हमारे क्रिया बन जाएगी। जबकि इसमें जा शब्द क्या है, मूल है, धातु है ये। क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो युग्म दिया है इसमें सुमेलित नहीं है। रस से क्वेश्चन है, मैंने बताया कि जो हमारे बड़े पेपर होते हैं उसमें रसों से क्वेश्चन आते, तो ये एक क्वेश्चन रसों से आया हुआ है, आप याद रखना। अगर पूछा जाए कभी रसों की संख्या तो बताना 9। एक व्यक्ति आते हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, रसों में भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या 8। उसके बाद अगर पूछा जाए रसों में अंग कितने होते हैं तो रसों में अंगों की संख्या होती है 4। और पूछा जाए रसों के भेद कितने होते हैं तो रसों के भेद होते हैं 2। लेकिन इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात एक रस दिया है और उसका स्थायी भाव दिया है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, हाँ सही है। भयानक का जुगुप्सा होता है तो कहना गलत है। भयानक का क्या होता है, वह होता है। भयानक का वह होता है डर। जुगुप्सा किसका होता है, ये तो आपका घृणा का होता है। बाकी आगे के सब सही है, आंसर तो ये मिल जाता है। आगे के देख लिया, अद्भुत विस्मय होता है और रौद्र का क्रोध होता है। तो इसका आंसर क्या बना आपका, जो सुमेलित नहीं था। भयानक का जुगुप्सा ना होकर क्या होता है, वह होता है। तो रसों से भी क्वेश्चन था, आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन नहीं है। बहुवचन से क्वेश्चन, वचन के बारे में। वचन हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं और आपके संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। क्लियर। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्या। और वचन हिंदी में कितने हैं, 2, संस्कृत में 3। और यहाँ क्या पूछा, निम्न कौन सा बहुवचन नहीं है। जनता, बाल, दर्शन और हस्ताक्षर। हस्ताक्षर, दर्शन और बाल, ये जो तीनों हैं ये आपके बहुवचन होते हैं।
जबकि जनता क्या है, ये समूहवाचक है और जितने भी समूहवाचक होते हैं सब एक वचन होते हैं। जैसे जनता या टोली, जत्था, ये सब किस में आते हैं, एक वचन में आते हैं। ठीक है, अपने नंबर काउंट करता, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ये वचन से थे, रस से थे। अब देखो आ गया उपसर्ग से। अभ्यस्त, यह क्या लिखा है, अभियागत में उपसर्ग बताओ। अभि, ए, अभ्यय, अम, उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है तो बताना। शब्द का अंश होते हैं, अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं तो शब्द का अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, और अरबी फारसी में उपसर्ग कितने होते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखना। हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, हिंदी में उपसर्ग की संख्या 10, संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22, और अगर अरबी फारसी में पूछा जाए तो 19 होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है उपसर्ग, और ये शब्द के पहले लगते हैं और अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग, जबकि प्रत्यय बाद में लगते हैं। इसमें क्या था, अभ्यस्त में कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। और ये आपको बताना है कि अभी जो उपसर्ग है, जो अभी उपसर्ग है, ये आपका हिंदी का है, संस्कृत का है, या अरबी या फारसी का है। क्लियर है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये बताना अभी जो उपसर्ग है ये कौन सा उपसर्ग है, हिंदी, संस्कृत या अरबी फारसी का है। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले के लिए एक वचन, अर्थात अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को आपको याद करना है। इसी में एक ही क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन अपने या 4 जो विकल्प दिए यहाँ से अपना कंप्लीट कर लेंगे। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह करने के लिए एक शब्द क्या होगा, अध्युला, परित्यक्त, अनुड़ाया, खंडिता। अब देखो एक एक शब्द का अर्थ याद रखना। खंडिता क्या होता है, खंडिता होता है जिसका पति दूसरी स्त्री के साथ रात बिताकर आया हो तो उस स्त्री को क्या बोलेंगे, खंडिता। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। उसके बाद दिया गया है अनुड़ा। अनुड़ा का अर्थ क्या होता है, अविवाहित स्त्री। अविवाहित महिला, अविवाहित स्त्री के लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ किया गया है तो कहना अनुड़ा। उसके बाद परित्यक्ता, इसका अर्थ क्या होता है, जिसे पति ने त्याग दिया हो, अर्थात जिस स्त्री को पति ने त्याग दिया हो उसे क्या बोलते हैं, परित्यक्ता। अब बचा क्या, जिसने दूसरा विवाह कर लिया हो, उसका आंसर क्या होगा आपका, अध्युड़ा। चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं इनका अर्थ याद रखना। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और ये रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर है। अर्धस्वर से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वरों से क्वेश्चन है, स्वर की संख्या कितनी है बताना, 11। अगर पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10। अगर पूछा जाए लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर यह पूछा जाए जो अंगूर वाला होता है या ऑक्सीजन वाला होता है, इसे क्या बोला गया है, इसे बोला गया है 14वां स्वर। कौन सी भाषा से लिया गया है तो बताना, अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है तो ओ शब्द से लिया गया है। और इसे क्या बोलते हैं, आगत स्वर बोलते हैं। तो ये स्वरों से है, आपको याद रखना। स्वरों की संख्या 11, उच्चारण के आधार पर 10, लेखन के आधार पर 13। अगर 14वां पूछा जाए तो आपको याद रखना है इसे क्या बोलते हैं, आगत स्वर। कौन सी भाषा से लिया, अंग्रेजी के ओ शब्द से लिया गया है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है अर्धस्वर क्या होते हैं। अर्धस्वर जो होते हैं ये तो हमारे अंतस्थ व्यंजन से निकाले जाते हैं, जो य, र, ल और ब होते हैं। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, ब। और इसका पहला और अंतिम जो होते हैं यही हमारे क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, जबकि र क्या होता है,
तो रे आपका लुंठित होता है, जबकि ले पार्श्विक व्यंजन है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा अर्धस्वर से, ये और वे अर्धस्वर है, अर्थात आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? आधे स्वर हैं ये और वे। जबकि जो स्वरों के बारे में बताया गया है ये याद रखना। इससे अलग एक चीज और याद रखना, अगर पूछा जाए जितने भी स्वर होते हैं सब क्या होते हैं, तो सभी स्वर सघोष होते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है, अर्थात तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अब समास से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारे बड़े एग्जाम होते हैं उसमें सब समास से, उसमें तो सभी टॉपिक आते हैं। तो आप यहाँ देखते हुए चलना। इसमें क्या पूछा है? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है, जो पद प्रधान माना गया है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अगर होता अव्ययभाव समास, तो अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। सही है। अगर पूछते बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है। तो समास में कितने पद होते हैं? समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। क्लियर है? समास से क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे। मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा था? अब प्रेमचंद्र के बारे में, प्रेमचंद्र कहाँ के रहने वाले थे? तो बताना, बनारस के थे। इन्हें बनारसी बाबू के नाम से जाना जाता है, और इन्हें क्या बोलते हैं आपका? धनपत राय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इन्हें नवाब राय के नाम से जाना जाता है। इन्हें कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र को। क्लियर है? उसके बाद मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास आता है। तो मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। एक मुंशी प्रेमचंद्र का ऐसा उपन्यास है जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था या जब्त कर लिया गया था, तो उसका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। सोजे वतन। अगर पूछा जाए मुंशी प्रेमचंद्र का ऐसा उपन्यास जिसे जब्त कर लिया गया था, तो सोजे वतन। अधूरा पूछा जाए तो मंगलसूत्र। और यहाँ क्या पूछा है? प्रथम उपन्यास बताओ। तो प्रथम उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का सेवा सदन था। ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या उपनाम है, सभी मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में आप थोड़ी थोड़ी चीजें जानते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट। इस वाक्य से किसी के होने का बोध हो उसे कहते हैं। इस वाक्य से किसी के होने का बोध हो उसे कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आप सभी जानते हो विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक और इच्छावाचक। जिसका बोध होगा वो इसका आंसर होगा। क्या इसमें इच्छावाचक है कि आज तो मैं क्रिकेट खेलूंगा या आज तो मैं फल खाऊंगा, ये हमारा इच्छा होता है। आज्ञावाचक होते हैं कि बैठकर पढ़ाई करो या चुपचाप रहो, ये क्या? आज्ञावाचक। निषेधवाचक कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी या आप पढ़ाई मत करो, निषेधवाचक। तो अब बचा क्या आपका? इसका आंसर आपका विधिवाचक। कुछ क्वेश्चन हिंदी में इसी तरह से होते हैं जो आपके ऑप्शन के माध्यम से हो जाते हैं। कुछ क्या होते हैं हिंदी में 50% ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है। उच्चारण के आधार पर आस्वर क्या है, अर्थात उच्चारण के आधार पर पूछा गया स्वर सा क्वेश्चन। अगर पूछा जाए ओष्ठ कौन से होते हैं स्वर उच्चारण के आधार पर, तो दोनों जो ऊ होते हैं हमारे, ऊ और ऊ दोनों ओष्ठ हैं। जो मूर्धा होता है या मूर्धन्य होता है, ये आपका संस्कृत का री होता है, ये याद रखना, संस्कृत का होता है। क्लियर है? उसके बाद बात कर लेते हैं तालु। तो दोनों ई हमारी तालु के अंतर्गत आती है, जबकि आ क्या है हमारा? कंठ होता है। अगर ये दोनों होते ए और अय, अगर ए और अय होते तो ये क्या हो जाते हमारे? कंठ ओष्ठ हो जाते। क्लियर? ए और अय क्या है? कंठोष्ठ। अगर तालव्य पूछा जाए तो याद रखना, मूर्धन्य याद रखना, ओष्ठ याद रखना। स्वरों के उच्चारण से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे। बड़माला से क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही बड़माला से आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं?
क्वेश्चन है ये, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद बताने कितने होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद 3, 4, 6 या 2 या 10 जितने भी होते हैं, जल्दी बताओ उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला तत्सम, उसके बाद तद्भव, उसके बाद देशज शब्द और उसके बाद विदेशज शब्द। ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर आते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक शब्द और आता है जिसे क्या बोलते हैं आपके, संकर शब्द। संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर ही पूछे जाते हैं, उत्पत्ति के आधार पर ही है संकर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर ही होते हैं। लेकिन यहाँ ना तो आपका 5वां ऑप्शन है और ना ही इसे आपका काउंट किया जाता है। अगर कभी पूछा है उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द होते हैं तो आप 4 ही लगाना। संकर को हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते तो हैं लेकिन प्रकार में शामिल नहीं करते, क्योंकि जब संकर शब्द बनाए जाते हैं तो उसमें जो भी होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पहले ही इनका प्रयोग कर चुके होते हैं। ये सेम ऐसी कंडीशन है जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं तो हम पढ़ते व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हो गए, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। जबकि संयुक्त व्यंजन को व्यंजन के प्रकार में शामिल नहीं करते। सेम कंडीशन ये है, उत्पत्ति के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो क्या संकर को शामिल नहीं करते, संकर को शामिल नहीं करते क्योंकि इन्हें हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं। क्लियर है, आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इससे भी क्या आसान क्वेश्चन होगा, आज का सबसे आसान क्वेश्चन। आग शब्द है, तत्सम या तद्भव। तो आग क्या आपका, तद्भव। कुछ क्वेश्चन को तो ऐसे लगाओ और आप आगे बढ़ जाओ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। पुस्तकालय शब्द है, पुस्तकालय, हाँ सही। पुस्तकालय शब्द क्या है, रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। अर्थात ये जो पूछे गए हैं ये रचना के आधार पर शब्द पूछे गए हैं। रचना के आधार पर शब्द। तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं कितने होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार को कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा। ये रचना के आधार पर शब्द है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, पुस्तकालय कौन सा शब्द होता है, रूढ़ होगा, योग रूढ़ होगा या यौगिक होगा। अब देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों की संधि ना हो पाए। जैसे आपका पूछा जाता है क्षेत्र या जल। अर्थात रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका संधि ना हो पाए या जिनकी संधि ना हो पाए। उसके बाद योग रूढ़। योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं या जो हमारे कोई होते हैं, हमारे बहुब्रीहि शब्द होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। अर्थात किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो दिया गया यौगिक शब्द, वो शब्द होते हैं जिन शब्दों की संधि हो जाए। तो यौगिक शब्द वो होते हैं जिनकी संधि हो जाए, रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनकी संधि ना हो पाए, और योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, अर्थात बहुब्रीहि समास वाले जो शब्द होते हैं। क्लियर है, जैसा इसमें लिखा है पुस्तक और आल्य, दोनों शब्दों का अर्थ है पुस्तक का भी और आल्य का भी। तो ये पुस्तकालय का शब्द होगा आपका, इसकी संधि भी हो जाती है, ये यौगिक शब्द है। अगर जैसे इस तरह से जाए क्षेत्र या जल तो क्या हो जाता हमारा, रूढ़ शब्द हो जाते। तो रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द किस आधार पर, रचना के आधार पर शब्द है। अगर रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं तो सरल, संयुक्त और मिश्र हो जाते हैं। क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, घुमा दिए जाते हैं, आप घूमना मत, याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे क्या लिखा है। लोग सांपों से बहुत डरते हैं। रेखांकित शब्द में क्या बताना है, इसमें कारक बताना है। लोग सांपों से बहुत डरते हैं, कारक से क्वेश्चन। कारक को किस नाम से जानते हैं, कारक को हम क्या कहते हैं, कारक को परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग किसे बोला गया है, कारक को बोला गया है।
परसर्ग या कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर एक व्यक्ति आते हैं किशोरी दास, अगर इन व्यक्ति के आधार पर कारक पूछा जाए कि किशोरी दास के आधार पर कारकों की संख्या, कारकों के प्रकार बताओ, तो आप कितने बताओगे? 6 होते हैं। सिर्फ यही एक व्यक्ति है किशोरी दास वाजपेयी जो कारकों की संख्या कितनी मानते हैं? कारकों के प्रकार कहना 6 प्रकार। अगर नॉर्मल पूछा जाता है कारकों के कितने प्रकार होते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है? 8। कारक को बोलते क्या है? परसर्ग, या ऐसे बोल देते जो शब्द संज्ञा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है? कौन सा कारक है? अपादान, कर्ण, कर्ता या संप्रदान। देखो अपादान में क्या होता है? डरने का भाव होगा, दूरी का भाव होगा, उसके बाद लज्जा का भाव होगा। तो डर, दूरी, लज्जा, शर्माना, अलग हो जाना, ये सब किस में होगा? अपादान में होता है। और कारक चिन्ह भी क्या होता है? इसमें से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और यहाँ ये मिल जाएगा आपको से, और डरने का बोध है तो आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। जबकि कर्ण कारक में किसी का बोध होता है, कर्ता में तो आपको पता है कर्ता तो होना नहीं, क्योंकि कर्ता नहीं होना था, यहाँ पर कुछ मिला नहीं। संप्रदान के लिए मतलब हमेशा के लिए कोई चीज़ दे दी जाए। क्लियर है। कारक से क्वेश्चन है, पिछले प्रैक्टिस सेट में बहुत कर चुके हैं, आप याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए संयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। अर्थात यहाँ पे कारक चिन्ह है जो आपको पहचानना है। इसमें कौन सा कारक चिन्ह आएगा? प्रत्येक प्रश्न, फिर अपना जो अपना दिया गया है 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। आप बोल के देख सकते हो। देखो अगर आप कभी इस तरह से क्वेश्चन में फंस जाओ तो आप बोल के देख लो, 4 ही तो ऑप्शन होता। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, ऐसे याद रखना। प्रत्येक प्रश्न में, ये तो मतलब ही नहीं है। प्रत्येक प्रश्न में कहाँ से आएगा? प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, ये भी हो सकता है। प्रत्येक प्रश्न से ये भी नहीं होना। अब जो भी देखो, आपको जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगी जो खाली स्थान भरने के लिए होते हैं, अगर उसमें क्वेश्चन आ जाए तो जो 4 ऑप्शन होते हैं उन्हें सेट करके देख लो, जो आएगा वो ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए संभावित 4 उत्तर नहीं दिए जा सकते। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो इसमें जो आंसर होगा क्या होगा? कारक चिन्ह आएगा आपका के। क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, इज्जत शब्द में कौन सा लिंग होगा, या इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? देखो मैंने बताया था ना, हर टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। ये हमारा किससे? आपका लिंग से है। आप याद रखना, हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं और संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मराठी में और गुजराती में भी कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। गुजराती और मराठी आप इसका आंसर बताना। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो आप इसका आंसर बता दोगे। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? इज्जत शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो पहला स्त्रीलिंग आप बोल के देख सकते हो, इज्जत खराब हो गई। उसका पुल्लिंग इज्जत खराब हो गया, तो आंसर तो यही मिल जाएगा, इज्जत खराब हो गई अर्थात स्त्रीलिंग है। क्लियर है। आप जो भी जब भी क्वेश्चन लिंग से आएगा आप उस शब्द को बोल के देखना, एग्जैक्ट बोलना, सही आंसर उसका वहीं पे मिल जाता है। तो लिंग और वचन से जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आसान होते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग के आधार पर, ये भी देखो, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है लिंग के आधार पर शुद्ध जोड़े का चयन करें क्या होता है। जो भी आपके ऊपर छोड़ दिया, आप बताओ इसका आंसर। रचयिता, रचयित्री, रचयिता, रचिता, रचयित्री, रचयिता, रचयियानी, उसका रचयिता, रचयित्री। क्लियर। आप देखो सुनो, जिस तरह से कवि का कवित्री होता है इसी तरह से रचयिता का रचयित्री होता है। कवि का कवित्री और रचयिता का रचयित्री होता है। ठीक है, याद रखना। उसका देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो स्वर है इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्वरों को तो जाना जाता है आपका अच के नाम से। अगर स्वरों की जगह क्या होते, व्यंजन होते, तो व्यंजनों को जाना जाता है हल के नाम से। अर्थात ये जो है, जो हमारे वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं, तो संस्कृत में स्वरों को अच बोला गया है और संस्कृत में ही व्यंजनों को हल बोला गया है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ जो दिया गया है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें कितनी मात्रा का समय लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है। अर्थात इन्हें पवित्र स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, एपट और एपटू का क्या अर्थ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नंबर चेक करना कितने बने, सब क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं इसका आंसर आप बताओ। एपट पहला क्या आपका? खिड़की रहित और मूर्ख, दरवाजा रहित और दरवाजा, उसके बाद दरवाजा रहित और तोता, उसके बाद वस्त्रहीन और मूर्ख। क्या है? एक चीज बताओ, आपको ये तो पता ही होगा, पट, बसन, पट, चीर, अंबर, वस्त्र किसका पर्यायवाची होता है? वस्त्र का होता है। ठीक है, इसके आगे हमने ए लगा दिया, मतलब बिना वस्त्र के, अर्थात वस्त्रहीन। आंसर तो यहीं से मिल जाएगा क्योंकि वस्त्रहीन और किसी में दिया नहीं गया है। और दूसरा शब्द क्या आपका? अप टू, इसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख होता है। ठीक है, शब्द युग्म से क्वेश्चन था, इस तरह से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अपने कंप्लीट हो गए, अपने क्वेश्चन काउंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।